नमस्कार सभी को। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर कविता नुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम कर रहे हैं आपके 18 जून के महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण जो आप सभी के पेपर में आए थे 18 जून को, जो आपका नेट का पेपर हुआ था। और उसके सभी क्वेश्चंस को हम पूरे विस्तार के साथ यहाँ पर चर्चा करें। आंसर की के अकॉर्डिंग तो हम पहले कर चुके हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से पुट अप यहाँ से किए गए हैं, ऑप्शंस पर भी जो है वो यहाँ पर आपकी चर्चा चल रही है। तो सभी जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सेशन को, और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपका ये इंपॉर्टेंट सेशन जो है वो यूं ही आगे बढ़ता रहे। आपकी क्लासेस के टाइमिंग को आप सभी जो है नोट कर लीजिए। यहाँ पर आप सभी को आपकी क्लासेस का टाइमिंग दिखाई दे रहा है। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब पर आयोजित की जाती हैं, और ऐप पे भी आपका फ्री सेशन होता है, वो है मास्टर क्लास जो 9 बजे आपकी होती है। ये आपका टेलीग्राम का ग्रुप है जिसे आप सभी को ज्वाइन कर लेना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम आज आज के सेशन का देख रहे हैं, तो उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर तुलसीराम को छोटी उम्र में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचने वाले 3 लोग कौन थे? मुन्नई, सोनई, जैदी, चिकुरी, परशुराम, पोहरी बाबा, नगर, मुरली, फक्कड़ बाबा, ठीक है, जलंधर, मंकिया, डोम, और इस तरह से। तो ये प्रश्न जो है, आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में करते रहिए। मुर्दहिया आत्मकथा से, तुलसीराम जी की जो आत्मकथा है मुर्दहिया, जिसका डॉक्टर तुलसीराम जी की आत्मकथा मुर्दहिया 2010 के अंतर्गत ये आती है। मुर्दहिया जो है वो एक अनूठी साहित्यिक कथा के स्वरूप में आप सभी को देखने को मिलेगी, जिसमें अलग अलग भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि है। मुर्दहिया स्कूली जीवन है, अकाल में अंधविश्वास है जो इसका तीसरा अंश है, तो उसके माध्यम से जिसमें सामाजिक कुरीतियों को यहाँ पर बताया गया है। इसका दूसरा भाग मणिकर्णिका के स्वरूप में आपको देखने को मिलेगा। तो इनको अनजाने में ही राजनीति की तरफ जो खींचने वाले थे आपके, वो चिखुरी, परशुराम और पोहरी बाबा, ठीक है, ये स्वरूप आपका आता है। अगला प्रश्न है, भूल गलती कविता में कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्तियों के बारे में इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो भूल गलती जो कविता है ये आपकी मुक्ति बोध जी की कविता है, ठीक है, गजानन माधव मुक्ति बोध जी की रचना भूल गलती, जो चांद का मुंह टेढ़ा है उसके अंतर्गत संकलित है। यहाँ पर जब हम इसके क्रम को देखते हैं, तो क्रम आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इस कविता की प्रमुख पंक्तियां हैं, जैसे भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उनके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर से, वह कैद कर लाया गया ईमान, ईमान को कैद करके लाया गया, सुल्तानी निगाहों ने निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, खामोश। इस तरह की बहुत ही बेहतरीन कविता के स्वरूप में दरबार का रूपक दे करके और मुक्ति बोध जी ने इसकी प्रस्तुति की है, जिसमें आप देखेंगे सही क्रम क्या होगा। नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की शर्त, बेखौफ नीली बिजलियां फेंकता, और पहने हथकड़ी ऊंचा सा कद, वह कैद कर लाया गया ईमान, और समूचे जिस्म पर लत्तर। ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, और लेखक है इधर इधर यात्रा वृतांत है। गोविंद मिश्र, रामशरण जोशी, धर्मवीर भारती, रमेश चंद्र शाह। अपनों के पास अपनों से दूर, यात्रा चक्र, बहुवचन, दरख्तों के पार। यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि क्या होगा सही उत्तर इन यात्रा वृतांतों का। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, और साथ ही साथ सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। गोविंद मिश्र जी का है दरख्तों के पार।
रामशरण जोशी जी का है अपनों से दूर अपनों के पास। धर्मवीर भारती जी का है यात्रा चक्र। और रमेश चंद्र शाह जी का बहुवचन। तो ऑप्शन 3 इसमें सही आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा की जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है? मादल, एकतारा, बांसुरी और ढोल। ठीक है, किस वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है सतपुड़ा के जंगल। ठीक है, 1956 में गीत फरोश के अंतर्गत ही संकलित है और उनकी कविता में इसने प्रकृति के प्रति जो उनके संवेदनशील अनुभूतियां हैं उनको इसमें अभिव्यक्त किया गया है। सतपुड़ा के अनमने जंगल नींद से ऊँघते अनमने जंगल। ठीक है, सतपुड़ा के घने जंगल। तो यहाँ पर आप देखेंगे ढोल। ठीक है, जो स्वरूप आपको इसमें देखने को मिलेगा कि मुर्गे, तीतर और सियार। ठीक है, तो उसी स्वरूप में आपको ढोल बजाते हुए स्वरूप का वाद्य यंत्र का वर्णन मिलता। मानस का हंस उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए उसे गाने लगते हैं? कबहू को हो यही रहनी रहोगे, मारुति मन रुचि भरत की लखन लखन कही है, जाके प्रिय न राम वैदही, जानी पहचानी मैं बिसारे हो कृपा निधान। तो किस छंद को अंतिम छंद कहकर उसे गाने लगते हैं? तो आपका ये उपन्यास जो है ये जीवनी परक उपन्यास है। और अमृतलाल नागर जी इस उपन्यास के स्वरूप में आपको दिखेंगे। साथ ही साथ जो मानस का हंस उपन्यास है इसका प्रकाशन 1972 में होता है तुलसीदास जी के जीवन को केंद्र में करके और इसे लिखा गया है। तुलसीदास जी के जीवन को केंद्र में करके और इसे लिखा गया है। जब हम बात करते हैं अमृतलाल नागर जी की, तो अमृतलाल नागर जी जिनका जन्म 1916 में होता है, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, खंजर नयन जो सूरदास जी के जीवन पर आधारित है 1981 में आता है। तो ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास जो है वो आपके आते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कौन सी पंक्ति जो है वो गाते हैं, तो वो है आपकी जानी पहचानी कि जाने अनजाने में मैंने हे कृपा निधान आपको बिसार दिया भुला दिया। अगला प्रश्न है, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही, जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। ये कथन किसका है बताइए? हम्म देखिए इनके जन्म देखिए, नामवर सिंह जी का 1926 में होता है जन्म। और शिव प्रसाद सिंह जी का 1928 में जन्म होता है। रामचंद्र शुक्ल जी का 1884 में जन्म होता है, 1884। महावीर प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1907 में। ये तो है इनके जन्म। अब ये कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, शुक्ल जी ने आपके भाषा के स्वरूप को बताते हुए इन्होंने इसके बारे में लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित और संपादित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुरूप पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। रस मीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और हिंदी साहित्य का इतिहास। हम्म
तो देखेंगे आप, रस मीमांसा आती है 1949 में। रस मीमांसा कब आ रही है आपकी? 1949 में। गोस्वामी तुलसीदास आ रहा है 1923 में। ये इनकी आलोचनात्मक रचनाओं के स्वरूप में कुछ निबंध का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। भ्रमर गीत सार का संपादन किया इन्होंने 1924 में। ठीक है। और जायसी ग्रंथावली और दोनों ये 1924 में ही आ जाती है। हिंदी साहित्य का इतिहास से आप सभी लोग परिचित है, 1929। उसके अलावा इनका एक और जो महत्वपूर्ण स्वरूप है वो भी है आपका काव्य में रहस्यवाद। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, रस मीमांसा के साथ में ये भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है वो 4 देखने को मिल रहा है, जो सही अनुक्रम के स्वरूप में आएगा। अगला प्रश्न है, बिना दुख के सब निस्सार है, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार। यह कवितांश किस कवि के द्वारा जो है वो रचित है? बताइए। सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और हाँ, नागार्जुन। तो पंत जी का जन्म होता है 1900 में, मैथिली शरण गुप्त जी 1886 में, दिनकर जी 1908 में, नागार्जुन जी 1911 में। ये स्वरूप आपका इसमें आता है। जब हम बात करते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं वो किसकी हैं, तो आपके छायावाद का जिनको पालक कहा गया है, छायावाद का विष्णु जिनको कहा गया है, उन्हीं की महत्वपूर्ण पंक्तियां जो हैं आपको ये देखने को मिलेंगी। ठीक है। आंसू से प्रसाद मतलब है, हालांकि प्रसाद ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुरूप पहले से बाद के क्रम में लगाना है। रस गंगाधर, काव्य प्रकाश, काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक लोचन और साहित्य दर्पण। हम्म। तो देखो, रस गंगाधर जो रचना है आपकी, ये जगन्नाथ की है। काव्य प्रकाश मम्मट की, काव्य अलंकार भामय की, ध्वन्यालोक लोचन आनंदवर्धन की, साहित्य दर्पण विश्वनाथ की। तो यहाँ पर आप सभी जो स्वरूप देखेंगे कि भामय जैसे आ गए आपके 6ठी शताब्दी में, मम्मट का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा 11वीं शताब्दी में, और विश्वनाथ आपको देखने को मिलेंगे 14वीं शताब्दी में, आनंदवर्धन आपको देखने को मिलेंगे 9वीं शताब्दी में, और जगन्नाथ आपको देखने को मिलेंगे 17वीं शताब्दी में। तो सबसे पहले तो भामह की काव्य अलंकार आ जाएगी, ऑप्शन सी। फिर आनंदवर्धन की ध्वन्यालोक आ जाएगी, तो सी के बाद में डी। ठीक है। और फिर आपकी काव्य प्रकाश आ जाएगी, फिर साहित्य दर्पण और लास्ट में रस गंगाधर। अगला प्रश्न है, अपनपो आप ही बिसारो, जैसे सोनहा कांच मंदिर में भरमत भूखी मारो। कबीर जी की उपयुक्त पंक्तियों में सोनहा शब्द का उचित अर्थ जो है आपको बताना है कि क्या होगा।
तो यहाँ पर आप देखोगे कबीर जी, जिनका जन्म 1398 में हुआ, संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, जो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि स्वरूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने ज्ञान का आश्रय लेकर के और परमात्मा प्राप्ति का मार्ग, साधना प्राप्ति जो बताया। और कबीर जी, जिनकी बीजक का संकलन जो है इनके शिष्य धर्मदास ने किया था, जिसको 3 भागों में साखी सबद रमैनी के स्वरूप में देखा गया। यहाँ पर जो बात कही गई है वो कुत्ता, ठीक है, इस संदर्भ में कही गई है। अगला प्रश्न आने से पूर्व आप सभी को यहाँ पर बता देते हैं कि आपका जो फाउंडेशन बैच है, जो आपका पेड बैच है, जिसमें आपको कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव क्लासेस, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा विद लाइव क्लासेस। आपको गाइडेंस जो भी आपको चाहिए वो भी मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है, स्पेशल मेंटोरशिप मिलेगी, ठीक है। जो भी आपको टेस्ट, चाहे वो ओमार बेस्ड हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, सारे के सारे आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे, सारे के सारे आपको अपडेट किए जाएंगे, मेरे द्वारा बनाए हुए नोट्स आपको मिलेंगे जो आपकी बेहतरीन तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के अनुसार शेखर द्वारा बनाई गई समिति एंटीगोनम क्लब के प्रमुख सदस्य कौन थे? शेखर एक जीवनी जो मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, अगेय जी का उपन्यास है, 2 भागों में आता है। इसका तीसरा भाग भी अगेय जी जो है वो प्रकाशित करवाना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ये अपने आप में अधूरा जो है वो प्रतीत नहीं होता है। तो नायक है इसका शेखर, और अगेय जी ने इस उपन्यास को लिखा मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास, क्योंकि अगेय जी जो हैं वो फ्राइड से प्रभावित थे। ये 2 भागों में हमारे सामने आता है, 1940, 1944, कहीं कहीं पे आपको 1941 भी मिलेगा, ठीक है। तो ये स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। पूर्व दीप्ति यानी कि फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। और इसमें आप देखेंगे सदाशिव आता है इसके अंदर, राघवन है और देवदास है। ईश्वर दत्त और कुमार जो है इसमें इसके सदस्य जो है वो नहीं थे। अगला प्रश्न है, जिस जाति की समस्या, जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। ये कथन किस लेखक का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास और प्रेमचंद। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का दूसरा युग, जिसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, 1900 से 1920 के मध्य जिसकी अवधि आती है। 1900 में सरस्वती पत्रिका आई, 1903 से सरस्वती पत्रिका का जो संपादन का भार है वो संभाला महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो स्वरूप आप देखेंगे, इनका जन्म 1864 में होता है, ठीक है। शुक्ल जी 1884 में आते हैं, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का स्वरूप जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा। श्याम सुंदर दास जी की बात करें आप तो ये 1875 में इनका जन्म होता है, ठीक है। प्रेमचंद जी का
80 में जन्म होता है। तो ये कथन जो है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया था 1903 से 1920 तक। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक के पात्र यशराज की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? बताइए। तो यशराज की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? देखिए, बीएससी, बीटेक, एलएलबी। ठीक है। एक साहित्यिक की डायरी जो इनके एक तरह से लेखों का संग्रह हम कह सकते हैं, जिन्हें निबंध के स्वरूप में माना गया है। ठीक है, लेखों का संग्रह। तो ये वर्णन आता है जिसमें जो 1964 में आपका आता है मुक्ति बोध जी की, जिसमें तीसरा क्षण जो है वो इसका इंपॉर्टेंट अध्याय है। अकाल और उसके बाद कविता में आए जीवों और वस्तुओं को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। आप सभी को बताइए। अकाल और उसके बाद। तो अकाल और उसके बाद पूरी कविता जो नागार्जुन जी ने लिखी है, इसमें अकाल आने की बात कहीं भी नहीं कही गई है। सारी जो 8 पंक्तियों की कविता है, ये अकाल और उसकी परिस्थितियों से जुड़ी हुई है। ठीक है, अकाल और उसकी परिस्थितियों की व्यंजना करती है। ये पूरी कविता आशा और निराशा के जो द्वंद्व की अभिव्यंजना करती है। अकाल से पूर्व और अकाल के बाद मनुष्य की क्या स्थितियां होती हैं, उनकी क्या दुर्गति होती है, उसका वर्णन किया है। कविता का संदेश जो है वो यही है, अकाल के समय पर घर में कैसे मनहूसियत छा जाती है, और ऐसे पक्के इरादे का अगर सामना किया जाए तो बुरा समय भी टल जाता है। ठीक है, वापस समृद्धि भी लौट आती है। तो रोजमर्रा के चित्र जो है नागार्जुन जी ने इसमें खींचे हैं, और 1952 में ये कविता का स्वरूप आप सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आ जाएगा चक्की रही उदास। ठीक है, और फिर कानी कुतिया सोई उसके पास। ठीक है, हाँ, और फिर कई दिनों तक छिपकलियों ने भी की भाई गश्त। ठीक है, फिर उसके बाद में कौवे ने चूहा आए धाने घर भर के, है ना। तो ये आपके चार, और कौवे ने खुजलाई आंखें कई दिनों के बाद। ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चरित्रों को तत्संबंधी नाटकों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुरूप पहले से बाद के क्रम में लगाना है। अलका, अशोक, अनुनासिक, लोचन बाबू, नारायण दास। विकल्पों को सही उत्तर का आपको चयन करना है कि क्या होगा। हम्म, तो यहाँ पे देखिए, अलग अलग नाटकों के पात्र दिए गए हैं। ठीक है, जिनको आपको क्रम में लगाना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे नारायण दास, जो अंधेर नगरी से आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद में अलका दी गई है आपको। ठीक है,
अलका जो है वो चंद्रगुप्त से आ जाएगी। अशोक जो है वो आधे अधूरे से आ जाएगा। अनुनासिक जो है आषाढ़ का एक दिन से आ जाएगा। और लोचन बाबू जो है ये महाभोज से। ठीक है। अंधेर नगरी 1881 में आपका आ जाएगा। और ये आपके क्योंकि नाटक दिए गए तो महाभोज जो है, वैसे उपन्यास तो 1979 में आता है, लेकिन ये 1982 में आ जाएगा। आषाढ़ के एक दिन की जब हम बात करेंगे तो ये आपका मोहन राकेश जी का है और 1958 में आ जाएगा। ठीक है। आषाढ़ का एक दिन 1958 में जो है वो आ जाएगा। आधे अधूरे जो है ये 1969 में आ जाएगा और ये 1931 में आ जाएगा। ठीक है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन ये आपके मोहन राकेश जी के हो जाएंगे। ये आपके मनु भंडारी का हो जाएगा और ये आपका भारतेंदु का हो जाएगा। तो ई से शुरू हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? हम्म। चलिए, तो अब है आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन। तो इसके लिए क्वेश्चन है, यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में यह राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ठीक है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो आप सभी को बताना है इसका आंसर वीडियो समाप्ति के बाद में कमेंट सेक्शन में। और हमारे लाइव सेशन जो आपका फ्री सेशन होता है मास्टर क्लास में, जो आपको रात को 9 बजे, और जो आपकी यूट्यूब की क्लास है ये 7:30 बजे। ठीक है। इनका टाइमिंग आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। हमारे पेड सेशन से जुड़ने के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग कर सकते हैं 08045888812, और हमारी लाइव पेड बैच से जुड़ सकते हैं जिसकी क्लासेस शाम को 5 बजे होती हैं। तो 5 बजे आपका लाइव पेड बैच होता है, जो आप सभी को ज़रूर ध्यान रखना। और ये आपके होमवर्क क्वेश्चन का आंसर वीडियो समाप्ति के बाद में आपको कमेंट सेक्शन में करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।